morning, student. Today, a recap of the first slide of the chapter 1 history, the rise of nationalism in Europe. Rise in nationalism in Europe, उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में पढ़ा. मेजर्स इंट्रोड्यूस टू डेवलप कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन ले ली. और नेपोलियन कोड जो 1804 में बना था, नेपोलियन कोड में कौन सी नेपोलियन की 9 चीज़ें इंक्लूड हुई थी उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल. उस समय जो फ्रेंच की आइडेंटिफिकेशन चल रहा था और आइडेंटिफिकेशन में जो बातें कही जा रही थी उस बातों के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में. ओके, सो फर्स्ट क्या रिएक्शन थी भाई जब पूरा फ्रांस यूनिफिकेशन के दौर में काम कर रहा था. उसका वन नेशन, वन लैंग्वेज, one flag, one administration, one identity, one tricolor flag, one centralized government. वो तमाम चीज़ें फ्रांस में डेवलप हो रही थी. फेडरल गवर्नमेंट को डिमोलिश कर दिया था, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली कहा गया था, वो तमाम चीज़ें हुई थी. तो ऑब्वियसली भाई जब फ्रेंच इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो आजू बाजू के लोगों पर, कंट्री पर क्या असर होता है उसके बारे में बात करते कि रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस इन फ्रेंच रूल. द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलर इज द फ्रेंच रूलर मिक्स. इनिशियली इन मेनी प्लेसेस और द हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ये 2 कंट्री थे, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, एज वेल एज सर्टेन सिटीजन ब्रसेल, जो कैपिटल सिटी है ब्राज़ील की है, हाँ बेल्जियम की, सॉरी, हाँ ब्रसेल्स कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल, हाँ मेज, मिलन, वार्शो, ये सभी नाम है एरिया के. ओके, उस समय की सिटी में फ्रेंच आर्मीज वे वेलकम एज हार्बिनर्स ऑफ लिबर्टी. जब ये देश ने देखा कि फ्रांस एक यूनिटी यूनिफॉर्म कर रहा है तो इन लोगों ने भी अपनी लेवल पर फ्रांस के आर्मी का बहुत अच्छे से स्वागत किया. फ्रेंच आर्मी वेयर वेलकम एज द हार्बिनर्स ऑफ द लिबर्टी. और उन्हें अब लग रहा था कि फ्रेंच की आर्मी की हम मदद लेके अपने देश में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना सकते हैं. इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया. और उसके लिए फ्रांस की जो आर्मी थी, बाहर की जो देश थे, हॉलैंड था, स्विट्ज़रलैंड था, ये जो देश है ना, ये मेज है, ब्रसेल्स है, मेज है, मिलान, ये हम सभी लोगों ने फ्रांस की आर्मी का स्वागत किया कि वो आर्मी की मदद से अपने देश में एक यूनिक कंट्री बनाने की बात कह रहे थे. बट द initial enthusiasm soon turned to hostility and to become a clear and that the new administrative arrangement do not go hand in hand of political freedom. हुआ क्या था कि दूसरी एक लेवल पे और एक थोड़ी सी समस्या यूरोप में बहुत ज़्यादा थी. वो क्या थी? हॉस्टिलिटी एज बिकम अ क्लियर एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट. अभी अगर देश में डेमोक्रेटिक रूल अप्लाई करना है, डेमोक्रेटिक रूल को दूसरे कोई भी रूल अगर किसी देश में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लागू करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उनको न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना पड़ेगा. और सेटअप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इंक्रीज द टैक्सेशन, सेंसरशिप, गवर्नमेंट के हाथ में रहना, कि नागरिकों के हाथ में देना, ये बातें डिक्लेयर करनी है. फोर्स conscriptions into the French army require conquer the rest of Europe. All seem outweigh the advantage of the administrative changes. पहले क्या होता था कि ये कई छोटे छोटे राज्यों में ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होता था.
जब फ्रांस ने एक वन गवर्नमेंट वन नेशन, वन लॉ वन नेशन, वन लैंग्वेज वन नेशन, सारी चीज़ें उसके हाथ आने के बाद देश की ज़रूरत के अनुसार उन्हें इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप होना है कि नहीं होना है, सेंसरशिप मतलब न्यूज़पेपर, पब्लिक मीडिया, उनके ऊपर जो मैसेंजर देने वाले लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए, इन तमाम क्वेश्चन उसके सामने आए थे। और इसको फ्रांस को देख के बाकी के देशों ने भी उसको अपने देश में अप्लाई करने की कोशिश की है। मेकिंग अप नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये जो तमाम प्रोसेस आप देख रहे हो, ये क्या प्रोसेस है? ये नेशनलिज्म ही प्रोसेस है कि यूरोप एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में, एक देश के रूप में, हर कंट्री अपनी एक आइडेंटिटी फाइंड आउट कर रहा था, खोज रहा था कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी हिस्ट्री क्या है। मैं जैसे ग्रीस में ग्रीक लोग एक साथ आए थे क्योंकि एक समय ग्रीक पूरी दुनिया में राज करते थे, तो वो ग्रीक कल्चर पूरी दुनिया में उसका बोलबाला था। अब वो अपनी आइडेंटिटी को याद करते हुए इटली डेवलप्ड हुआ, रोम उनकी कैपिटल सिटी बनी और इटली एक यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड मतलब एक साथ राष्ट्र बना। जर्मनी, इटली, जो अभी मैंने आपको बताया, स्विट्जरलैंड वेर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज, कैंटन वेर रूलर हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरीज। पहले ये लोग क्या थे, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश बटे हुए थे। जैसे इंडिया में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे उस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में, राजाओं में डिवाइड था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वो सारे राज्यों को मिला दिया था और एक यूनाइटेड नेशन बनाया था। ऐसी ही कुछ कंडीशन फ्रांस में भी, ऐसी कंडीशन यूरोप में भी चल रही थी कि उसको यूनाइटेड कर सके। तो उसके लिए कैंटन ड्यूटी सब उसको ऑटोनोमस टेरिटरी उसको लिस्ट करना था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज ऑटोक्रेटिक monarchies with the territories with the lieu of diverse people। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, पूर्वीय यूरोप और मध्य यूरोप, ये दोनों देशों में, जैसे इजिप्ट, तुर्किस्तान मध्य यूरोप में आता है, ईस्टर्न में इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, बाकी देश आते हैं, बहुत सारी कंट्री, पोर्तुगाल आता है उसमें ईस्टर्न में। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, इन लोगों को, ये सारी कंट्री अंडर मोनार्की थी, राजशाही पद्धति में थी। अब विद इन टेरिटरी ऑन विच लिव डाइवर्स पीपल, अब लोग क्या चाहते थे, उसमें चेंजेस लाना चाहते थे, उसमें बदलाव लाना चाहते थे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते थे। तो दे डू नॉट सी देमसेल्फ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, ऑफन दे स्पोक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। एथनिक का मतलब based on language, dividation of based on language, based on religions, based on culture, based on status। इनके आधार पर जब समाज में डिवाइडेशन होता है तो उसको एक यूनिटी के रूप में लाने के लिए उसको कॉमन आइडेंटिटी उसमें डेवलप करनी पड़ती है। पर यूरोप की कंडीशन क्या थी? सबसे पहले इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश आपस में बटे हुए थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ये अरिस्टोक्रेटिक मैनेजिंग के रूप में काम कर रहा था, टेरिटरी लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। दे डू नॉट सी देमसेल्फ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, और वो एक दूसरे को अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। सो ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, वन नेशन नहीं था। तो सारे यूरोप में ये जो गड़बड़ी हो रही थी, उस यूरोप में गड़बड़ियों को मिटाने के लिए फ्रेंच कलेक्टिव आइडेंटिटी सेंस का इस्तेमाल किया गया। The Habsburg Empire, the Austria-Hungary was example later of many different, including Alpine region, Tyrol, Austria, Sudetenland, as Bosnia, where the Austro-be predominantly German speaking। देखो एक ही स्टेट में, जैसे अल्पाइन रीजन का एग्जाम्पल है, उसमें 5-6 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तब उनमें कैसी यूनिटी लाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। जैसे ट्रायरोल है, ऑस्ट्रिया है, सुडेनलैंड है, बोहेमिया वेयर इज ऑस्ट्रेलिया एज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकर, कुछ जर्मन इस एरिया में। अब होता क्या है, बात याद रखो,
जो ट्रायरल ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का एरिया था उसमें बोहेमिया ये सब लोग थे, ये सारा जो एरिया था वो जर्मन स्पीकिंग था। अब जर्मन स्पीक हो तो वो लोग चाहते थे कि उनका एक पावरफुल नेशन बने, जर्मन नेशन बने, क्योंकि वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज थी वन लैंग्वेज के आइडेंटिटी के सेंस पर वो कनेक्ट होना चाहते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग, ये भी एक बात है, इटालियन स्पीकिंग। अब क्या होता है ये जो इट इज ऑल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविजंस ऑफ लॉम्बर्ची, वेंटिया, हंगरी, Venetia, Hungary, half of the population spoke Magna, it is spoke of variety dialectic. अब तीसरी एक कंडीशन थी जेलिका, द अरिस्टोक्रेटिक स्पोक ऑफ पोलिस, बिसाइड this dominant group is also live within the boundaries in the empire, a mass of subject people. Bohemia, Solvia is the North Solvis, Caronia, Croat, South and Roman, east of Tyrrhesia. Such different did not easily promote a sense of political identity. इतनी सारी कलेक्टिव आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट थी। गैलिका में अलग था, अब पढ़ो उसको, बोहेमिया में अलग था, सोल्विया में अलग था, एक ही स्टेट में 5-5 6 लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत मात्रा में रहते थे। मतलब इस large quantity, large people, speakers available of different language in the particular area. So that's this very critical case study in Europe to collective identity of one nation and political unity. तो ये जो मेकिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात होती है तो अरिस्टोक्रेसी, अब देखो 5 पॉइंट्स याद रखना, एक सिंपली तरीका बता रहा हूँ, छोड़ो। ALIE, अलाई नाम का फॉर्मूला है, उसको याद रखना है, ALIE। ए का मतलब अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास जनरेट हुआ था। Landed aristocracy dominated society politics through small but powerful. Industrialization began in France 19th century that led to abolition of working and middle classes. Educated liberal middle classes popularized abolition of aristocratic privileges, कुछ rights लोगों के अंदर चले। The new convertism after 1850, एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिए। लिबरल नेशनलिज्म में 2 कलेक्ट आइडेंटिटी थी, एक पॉलिटिकल स्फेयर और एक इकोनॉमिक स्फेयर। इससे पहले वाले पार्ट कह रहा हूँ। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, देखो पॉलिटिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पॉलिटिकल स्फेयर था। और द इकोनॉमिक स्फेयर में फ्रीडम ऑफ मार्केट, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ओके, नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850. Okay, the idea of national unity early 19th century Europe was closely allied of ideology liberalism. The terms of liberal क्या होता है भाई, liberal मतलब फ्री, मीनिंग फ्री। आप कितने लिबरल हो, मतलब अभी देखो नागरिकों को कितने अधिकार देंगे, जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना लाई। तो ये कल्याण योजना क्यों लाई है, क्योंकि वो एक लिबरल थे, उनके अंदर लिबरल थी कि गरीबों के लिए कुछ करना है उनके लिए। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड लगा था और उसमें खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही थी, तो उसमें 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल वगैरह दे के क्या होता है, ये जो देना है ना, इसे हम लिबरल कहते हैं। थोड़ा सा लिबरल हो, पैसे रिलीज करो तो लोगों का कल्याण हो जाए। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, liberalisms to freedom from individual equality for before the law। अब जो नया मिडिल क्लास जनरेट हुआ था यूरोप में वो लिबरल था, टू
और फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जो इंडिविजुअल और फ्रीडम दोनों अधिकार पाने के लिए वो पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। Politically emphasize the concept of government consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy, clerical privileges, a constitution and representative government through the parliament, a 19th century liberal also straight of involuntary private property, inviolability of the private property। देखो, एक न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि सत्ता में परिवर्तन लाना, चेंज ऑफ द पॉलिटिकल पावर आफ्टर 1815 इन यूरोप, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन इन अप्लाइंग ऑन दैट टाइम, उसकी बात हुई है। जब कंजर्वेटिज्म, अ बिलीफ, उसकी डेफिनेशन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कंजर्वेटिज्म की, अ बिलीफ ऑफ प्रिवेंशन of old traditionaries and institutions like monarchy, church, social status, property and freedom। क्या होता है कि ये कन्वर्टिज्म का मतलब हमारी जो हम बोलते हैं ना, हमारे देश में जो खासकर राजेशाही थी या सम्राट अशोक का राज्य था, वो बहुत ही पावरफुल स्टेट था, बहुत पावरफुल एम्पायर था। तो वो कुछ चीज़ें जो लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की गई थी, कुछ राजे बहुत अच्छे थे, कुछ किंग बहुत अच्छे थे, तो उनकी सत्ता आज भी हमें याद रहती है। तो वो एक पुराना सिस्टम हम जब नहीं भूलते, अब बिलीफ ऑफ प्रिवेंशन, हम उस बात को बिलीव करते हैं, अब बिलीफ ऑफ preservation of old traditionaries and institutions like monarchy, church, social status, property and family, इनको बिलीव करते थे, उनको बनाए रखते थे। ऐसी कंडीशन को हम कन्वर्टिज्म कहते हैं, और उस कन्वर्टिज्म को 1815 के बाद चेंजेस आ गए। The revolutionary France with a marked first political experiment in the liberal democracy, the right to vote to get elected or was generated exclusively property owning people। तो राइट, देखो कौन सी उस समय की बातें सामने आई। द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विद द मार्केट ऑफ फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट लिबरल डेमोक्रेसी। फ्रांस में पहली बार पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में। द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड exclusively property owned to get elected was granted exclusively to property owning people। पहले क्या होता था, जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसी को चॉइस किया जाता था। अब वो रिवोल्यूशनरीज जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की, और जो इलेक्टिव था, लोगों को राइट वोट का मिला, एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओइंग पीपल। जो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, किसी को भी आप अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके आप संसद में भेज सकते हो। द मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन एक्सक्लूडेड मोर पॉलिटिकल राइट। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड पॉलिटिकल राइट। देखो ये चीज़ें जो कह रही ना, ये राइट। अब रिवोल्यूशनरी लोगों ने कौन से क्वेश्चन उठाए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन एक्सक्लूडेड पॉलिटिकल पार्टी। पहले क्या होता था कि जिसके पास पैसा है वही इलेक्टेड होता था, जो आपने दूसरे नंबर में देखा। तीसरे नंबर में देखो तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन एक्सक्लूडेड द पॉलिटिकल राइट। भाई फ्रांस में भी 1891 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1891 में, और महिलाओं को अधिकार कब मिला? 1947 में, 46 में अधिकार मिले। आप चैप्टर देख लीजिए जरा। तो इतना लंबा स्ट्रगल महिलाओं को अपने अधिकार के लिए करना पड़ा, जैसे फ्रांस जैसे देश में। तो पूरे यूरोप में क्या कंडीशन थी? तो उस समय की मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड इन पॉलिटिकल राइट। वहाँ के किसी भी नागरिक जिसके पास पैसा नहीं है, उसको कोई भी पॉलिटिकल राइट देने से वहाँ लोगों ने मना कर दिया था।
एंड वुमन को कभी भी वोट का राइट नहीं मिला था यूरोप में, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। Only the belief a period under the Jacobin did not adult as a male enjoys suffrage। सिर्फ एक फ्रांस में चल रहा था, वो था जेकोबिन क्लब। जेकोबिन ने अपने क्लब बनाए थे और उस जेकोबिन क्लब ने पूरी तरह से अप्लाई किए थे वो चीज़ें जो उनको राइट मिले, और उनमें से कुछ अधिकार दिए गए थे सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब वोटिंग राइट। However, the Napoleonic Code, the Act to Limited Suffrage, reduced the woman to status of minor, subject of authority of fathers and husband। ये जब नेपोलियन कोड 1804 में अप्लाई हुआ तब महिलाओं के अधिकार और भी लिमिटेड हो गए, और वो अपने पति और हस्बैंड मतलब फादर एंड हस्बैंड, पिता और हस्बैंड के अंदर में उसकी ज़िंदगी माइनर रीते में हो गई, उसको कोई ज़्यादा इनफ होने का कोई चांस नहीं मिला। Throughout the 19th and early 19th century, women and non-property men organized the opposition of women demanding equal right। अब ये जो तमाम राइट है, अब उसके अगेंस्ट में ये लोग रिवोल्यूशनरीज खड़े हुए, महिलाओं ने अपना स्ट्रगल करने की कोशिश की, और खासकर 19th and 12th centuries women non-property men organized opposition movement। जब उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो महिलाएं थी, उन दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। आंदोलन अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट। अपने पॉलिटिकल राइट के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें रिवोल्यूशनरीज में हुई थी। महिलाओं ने किस तरीके से अपने अधिकार, जैसे उनको कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे आपको 5-6 अधिकार आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं, आप उसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं, स्लाइड को पूरी तरह समझ लीजिए कि रिवोल्यूशनरीज फ्रेंच राइट टू ग्रांटेड पीपल, प्रॉपर्टी राइट जो उनके पास था उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स मिलता था, महिलाओं को पॉलिटिकल राइट से महरूम कर दिया था, मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया था। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको भी सत्ता से हटा दिया, मतलब उसको भी पॉलिटिकल राइट नहीं थे। जो जेकोबिन क्लब था उनमें भी थोड़े से राइट दिए गए थे, लेकिन उनको भी एक्सपांड नहीं किया गया था। और हाउएवर नेपोलियन कोड में भी महिलाओं के अधिकार काफ़ी लिमिटेड कर दिए गए थे। ऊपर की चारों चीज़ों को पाने के लिए वहाँ की महिलाओं ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। अब ये हुआ नेक्स्ट मतलब जो पार्ट है अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 था। अब आगे आने वाली चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848, रोमांटिक इमिग्रेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, एंड रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल 1848। कैसे हुआ था, इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको लर्न करें, अच्छे से समझ लें, और जो आपको प्रॉब्लम आती है इनबॉक्स में मैसेज आता होगा या आप स्कूल के मैसेज पे कर सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है। थैंक यू।